Today's topic is part 4 of chapter number 6, life processes, and the life process that we're going to learn today is transportation. आज हम लोग transportation के बारे में सीखने वाले हैं. We'll see that what is transportation and how plants and animals undergo transportation. We have divided the lecture in two parts. Part 4 is also of two parts. One will be the first one, that is today. We'll be talking about transportation in plants, and the second part of part 4 will be talking about that tomorrow, which will be transportation in animals. आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स पूरा देख लेंगे कि प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके पीछे कौन से प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, एंड हम लोग देखेंगे किस तरह अलग अलग प्रोसेस यहाँ पे कैरी आउट किया जाता है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम लोग हर बार की तरह आज भी हर स्लाइड्स को चेंज करने से पहले आप लोग से मैं कुछ डाउट पूछूंगा. अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. मैं उसी वक्त आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अभी. सो द फर्स्ट थिंग हम लोग जो हमें देखने वाले हैं कि पूरे जो एंटायर प्रोसेस है उसके अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे, मतलब कितनी चीजें सीखने के बाद हम लोग को यह पार्ट कंप्लीट हो जाता है. पार्ट 4 ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होता है, हम लोग देखेंगे. तो कंटेंट पहले देखते थे क्या क्या है. सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन एज अ लाइफ प्रोसेस. ट्रांसपोर्टेशन जो है ये प्रोसेस लाइफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरह ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है और क्यों किया जाता है. we'll be trying to understand this in this part. तो ट्रांसपोर्टेशन एज अ लाइफ प्रोसेस हम लोग समझेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका मैकेनिज्म, उसका वर्किंग, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे. Then we'll be moving on to transportation in plants. This is today's topic, and transportation in plants will be talking about different aspects and different molecules and particles that are to be transported within a particular body of the plant. The next thing is ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर भी हम लोग पार्टिकल्स की मूवमेंट के ऊपर देखेंगे. तो यहाँ पर दो चीज की मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मूवमेंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स. द नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल. दिस टॉपिक विल बी कवर्ड टुमारो. कल के लेक्चर में हम लोग ये कंप्लीट कर देंगे. देन द नेक्स्ट वन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड इनसाइड द सर्कुलेटरी सिस्टम वी आर सपोज टू लर्न फ्यू कंपोनेंट्स. कुछ हम लोग पार्ट्स और कंपोनेंट्स सीखते हैं या उसके कोऑर्डिनेटर्स देखते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एसोसिएटेड होता है, जिसके मदद से सर्कुलेटरी सिस्टम अपना जो काम है वो सही तरीके से कर पाता है. तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग के पास है ब्लड वेसल्स. देन हम लोग के पास हार्ट है, वो ह्यूमन हार्ट भी होगा, दूसरे एनिमल्स के हार्ट भी देखेंगे. हम लोग देखते हैं कि हार्ट का क्या सिग्निफिकेंस है और कितने अलग अलग टाइप के हार्ट्स हम लोग के पास प्रेजेंट होते हैं. And the last one is the blood. So once we go through all of these content, जब हम लोग ये पूरा कंटेंट को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं that we understood transportation properly और हम लोग को अच्छी तरीके से सब कुछ आता है इस पार्ट का. तो आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स तक का पूरा कंप्लीट कर देंगे. कल हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल से लेकर एंड तक ये पूरा सेक्शन को खत्म कर देंगे. कोशिश करेंगे कि एक्सक्रिएशन का इंट्रोडक्शन भी कल चालू करें, अगर पॉसिबल हुआ तो लोग वो भी देख लेते हैं. तो ठीक है, हम लोग अभी ये समझ गया है कि हम लोग को कंटेंट में क्या क्या सीखना है. विल स्टार्ट विद द एक्चुअल पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड that what is the significance or importance of transportation as a life process. It means that if transportation was not there in a particular living organism, would the living organism survive? That is the question that we should ask to ourselves, right? Especially when we talk about multicellular organisms, transportation becomes very important. Why? Because few things which are absorbed or synthesized in a particular part of the body is to be sent to different part of the body where it is to be utilized or it is to be expelled depending upon the nature of the particle. पार्टिकल का जो भी नेचर है उसके हिसाब से या तो फिर वो यूज किया जाएगा या तो फिर उसको निकाल दिया जाएगा. बट यूज करने की जगह और निकाल देने की जगह एब्जॉर्प्शन या सिंथेसाइज करने की जगह से अलग होता है. तो उसको उस पार्ट में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की नेसेसिटी होती है. So we'll go through the points step by step. We'll see. The first thing is transportation refers to the movement of valuable or toxic materials from an organ or tissue to another. इसका मतलब हम लोग क्या समझता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ये किस चीज के लिए होता है? वैल्यूएबल चीजों के लिए या तो फिर टॉक्सिक मटेरियल के लिए. फाइन. अब वैल्यूएबल चीजें
जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन हो गया, हार्मोन्स हो गए, ये सभी चीज को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी तक पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका होता है? ट्रांसपोर्टेशन का हो जाएगा। या तो फिर टॉक्सिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। इसकी वजह से ब्लड इसको लेकर, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कहाँ पे डाल देगा? लंग्स में, और लंग्स उसको एक्सपेल कर देता है, बाहर डाल देता है। तो सेल और लंग्स अलग अलग था, बट उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसने किया? ब्लड ने किया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजों को सही जगह पहुंचाना और अलग अलग जगह से वेस्टफुल मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल को सही जगह पहुंचाकर उसको एक्सपेल कर देना, ये किसका काम है? ट्रांसपोर्टेशन का काम है। एंड दैट इज व्हाई ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स अ नेसेसरी लाइफ प्रोसेस, जिसके बिना बाकी दूसरे लाइफ प्रोसेस का होने का कुछ मतलब भी नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन में अगर हम लोगों ने सभी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर दिया, सभी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद अगर वो न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन के आसपास नहीं रहा तो बाकी पूरी बॉडी को मिलेगा नहीं। उसी तरह अगर लंग्स में हम लोगों ने ब्रीदिंग किया और ऑक्सीजन लंग्स के पास आ गया, बट लंग्स से दूसरे बॉडी पार्ट में जाएगा ही नहीं, तो क्या वो ऑक्सीजन का कुछ काम है? नहीं। एंड दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट important life process, the transportation. Moving on to the next point, we'll see it is a necessary mechanism in multicellular organism. Why especially multicellular organism? Because we know that in multicellular organism we have different kinds of cells performing different tasks. तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग हम लोग के पास टिश्यूज और ऑर्गन्स होते हैं। एंड इस चीज की वजह से अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग केमिकल बनते हैं जो दूसरे बॉडी पार्ट्स में शायद रिक्वायर हो सकता है। तो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी में पार्ट में पहुंचाने का काम किसका होगा? ट्रांसपोर्टेशन का काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो हेपाटोसाइट सेल जो होते हैं, हेपाटोसाइट्स HEPATOCYTES, हेपाटोसाइट्स जो सेल्स होते हैं ये लिवर के सेल्स होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ये लोग आरबीसी बनाते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, और मोस्ट ऑफ ऑल जो भी ड्रग्स और जो हार्मफुल केमिकल टॉक्सिक केमिकल जो हमारे ब्लड के अंदर होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये भी कब पॉसिबल है? जब ब्लड लिवर तक वो सभी पार्टिकल्स को या मटेरियल्स को पहुंचाएगा। अगर ब्लड ये पहुंचाता ही नहीं तो क्या ये टॉक्सिक पार्टिकल्स या ड्रग्स जो है ये ब्रेक डाउन हो सकते थे क्या? नहीं, राइट। सो दैट इज व्हाई मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें सिंगल सेल की, जैसे कि अमीबा, सो अमीबा के पास पूरे बॉडी में एक ही सेल है एंड दैट इज व्हाई अगर उसने एक फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब किया तो उसको दूसरे बॉडी पार्ट में लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसका पूरा बॉडी एक ही सेल है। इस चीज की वजह से वहां पर ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है। बट ट्रांसपोर्टेशन इज अ मस्ट व्हेन यू टॉक अबाउट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ट्रांसपोर्टेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे केमिकल जो बनते हैं एब्जॉर्ब होते हैं एक ऑर्गन में, वो दूसरे ऑर्गन में यूज किया जाता है, निकाल दिया जाता है या सिंथेसाइज किया जाता है। एंड इस चीज की वजह से लाइफ प्रोसेस, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सीइंग द नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन ये सभी चीज कर सकता है। देखो क्या क्या कर सकता है ट्रांसपोर्टेशन। takes useful resources like glucose from place of absorption to cells of energy production। मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीज है, यूजफुल पार्टिकल्स जैसे कि ग्लूकोज ऐसी जगह से लिया जाता है जहां पे एब्जॉर्प्शन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो इंटेस्टाइन ऐसी जगह है जहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये जगह जहां से एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग अलग अलग सेल पे पहुंचाया जाता है। तो इंटेस्टाइन से सेल तक पहुंचाने का काम किसका है? ब्लड का है। तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन काम आ जाता है। उसी तरह अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, टेक्स वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स फाउंड इन द सेल टू द ऑर्गन थ्रू विच इट इज टू बी फिल्टर्ड और एक्सपेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग जगह में अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से बाय प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। ये बाय प्रोडक्ट्स टॉक्सिक भी हो सकता है। इस चीज की वजह से ये टॉक्सिक केमिकल्स को कैरी कर कर ऐसे ऑर्गन में पहुंचाना है जहां पे वो फिल्टर हो और उसको एक्सपेल किया जाए। किडनी उसका एग्जांपल है। सेल्स के अंदर हम लोग मोस्ट ऑफ ऑल जब कभी भी बाय प्रोडक्ट्स बनता है ये यूरिया या यूरिक एसिड होता है या अमोनिया के कंपाउंड्स होते हैं। ये कंपाउंड्स को ब्लड कैरी करके किडनी के पास लेके जाता है, किडनी उसको फिल्टर करता है और फिर बाद में उससे यूरिन बनता है और हम लोग यूरिन के फॉर्म में
ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सपेल करते हैं। हम लोग इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट सेक्शन में सीखने वाले हैं, एक्सक्रीशन वाले पार्ट में। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलता है हम लोग को, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स टू ब्रिंग अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का एक लेसन आपके टेक्स्ट बुक में है, उसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि हार्मोन्स किस तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है। हार्मोन का बहुत स्पेशल रोल होता है जब कभी हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हैं। कुछ हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीख चुके हैं, जैसे कि गर्ल्स के अंदर एस्ट्रोजन और बॉयज के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम के जो हार्मोन होते हैं, ये एडोलसेंस के टाइम में उनके बॉडी के अंदर चेंजेस करते हैं। तो ये हार्मोन्स को भी ऐसी जगह जहां से ये प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे गर्ल्स के अंदर ओवरी और बॉयज के अंदर टेस्टिस, ये ऑर्गन में से जहाँ पे ये हार्मोन्स जनरेट हो रहे हैं, बन रहे हैं, उन वहां से पूरे बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी किसका होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। हम लोग और हार्मोन्स के बारे में आने वाले चैप्टर्स में सीखने वाले हैं, इस चैप्टर में नहीं है। फाइन। नेक्स्ट जो अगर हम लोग के पास पॉइंट हो क्या है, ट्रांसपोर्ट्स द सेल्स इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी। क्या किया जाता है यहाँ पे पता है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है। These cells are called as immune cells. Most of all, they are WBC. WBC का फुल फॉर्म होता है white blood cell. तो ये white blood cell को भी सही जगह पे पहुंचाने का काम, ताकि वो हमारे बॉडी को डिफेंड करे दूसरे बैक्टीरिया और दूसरे पैथोजन से। ये कौन हम लोग ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करता है। तो these are all the significance of transportation, and इस चीज की वजह से ट्रांसपोर्टेशन एज अ लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही हो गया सभी चीज। दिस वाज एवरीथिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अगर आप लोगों को किसी चीज को लेकर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे यहाँ पे अभी पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों का डाउट को क्लियर कर दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं इस स्लाइड को लेकर। अगर कुछ नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। फाइन, अब तक मुझे किसी का चैट तो आया नहीं है, किसी का कुछ डाउट नहीं आया। मुझे लगता है कि सबको सब चीज अच्छे तरीके से समझा। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। फाइन, so we'll be talking about transportation in plants, and whenever we talk about transportation in plants, there are a few things that comes into the picture. हम लोगों ने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में सीख चुका था। The transportation in plant is brought about by specialized tissues. They are called as vascular bundles. ठीक है, यहाँ पे भी स्लाइड में गलती हो गई है, यहाँ पे क्लास नहीं है, called है। ठीक है, called as. Fine, so they are called as so it is called as vascular bundles. हम लोगों ने टिश्यू चैप्टर के अंदर ये सीखा था that plant contains complex permanent tissues called as xylem and phloem. These xylem and phloem both are called as vascular bundles. They are vascular bundles because they help in the conductivity of food as well as water. फूड एंड वाटर को कंडक्ट करने का काम किसका होता है, वैस्कुलर बंडल्स का होता है। फाइन, सो इसके अंदर हम लोग के पास जाइलम एंड फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं जो फूड एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, देखते हैं हम लोग आगे क्या है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इन प्लांट, वी नो अबाउट दैट। We have xylem, which is responsible for transport water and minerals, and the other one is phloem, which is responsible to transport food molecules or product of photosynthesis. कई बार स्टूडेंट्स लोगों को बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि जाइलम और फ्लोएम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं। कई बार वो लोग स्विच कर लेते हैं, मतलब जाइलम का फंक्शनैलिटी फ्लोएम में और फ्लोएम का फंक्शनैलिटी जाइलम में डाल देते हैं। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आप लोग को एक सिंपल सा ट्रिक मैं दे देता हूँ। फ्लोएम का जो प्रोनाउंसिएशन है वो फर्स्ट से स्टार्ट होता है, एंड फूड का भी जो प्रोनाउंसिएशन है वो फर्स्ट से स्टार्ट होता है, फॉर फ्रूट। तो फ्लोएम फूड है तो जाइलम क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। इस तरह आप इस तरह याद रख सकते हो। ठीक है, फ्लोएम का
फूड का फ, दे बोथ आर टुगेदर। सो फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, तो जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर को। इफ यू रिमेम्बर इट इन दिस मैनर, तो आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है एंड फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है ये पार्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट इज ड्यू टू, हम लोगों को तो पता है कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वाटर, पानी को कंडक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जाइलम है। बट कौन सा ऐसा फोर्स है जो पानी को पुश या पुल करता है, जो पानी को मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में? So those two forces are what? The first one is osmosis, which is a kind of a diffusion, a type of diffusion है, and the second one is transpiration. दूसरा टॉपिक क्या है? ट्रांसपिरेशन। ये दो चीज को मिलाकर साथ में जब दोनों साथ में काम करते हैं, तब इससे क्या होता है? प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करके उसको पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचा देता है, प्लांट के बॉडी पार्ट में पहुंचा देता है। फाइन। एंड इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग के पास यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, मूवमेंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल इज ड्यू टू। अब हम लोग को पता है कि दैट मूवमेंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड टू फ्लोएम, ये फ्लोएम के वजह से होता है। बट फ्लोएम के अंदर भी ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो मूवमेंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स कर रहा है? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या? ट्रांसलोकेशन। सो विल बी हैविंग ट्रांसलोकेशन ओवर हियर। तो ये सभी चीज हम लोगों को किसके अंदर आ जाता है? ट्रांसपोर्टेशन प्लांट। Once we understand all of these aspects, then we can say that we have understood transportation in plants thoroughly. किसी को कुछ डाउट या कंफ्यूजन है इस स्लाइड को लेकर तो लोग मुझे पूछ सकते हैं। हम लोग ऑस्मोसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन के बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। इन तीनों को छोड़ के और कुछ डाउट या कंफ्यूजन है तो मुझे पूछो। चैट बॉक्स में अपना डाउट को डालो अगर आपको कुछ डाउट होगा तो। मैं आप लोग के डाउट्स के लिए वेट कर रहा हूँ। अगर आप लोग को इस स्लाइड में कुछ भी डाउट है ऑस्मोसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन को छोड़कर, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। फाइन, यहाँ पे अभी तक मुझे किसी कुछ डाउट तो आ ही नहीं है। मुझे लगता है कि सब लोग अच्छी तरीके से समझ चुका है। हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग के स्लाइड्स के साथ, देखते हैं कि हम लोग को और क्या सीखने को मिलता है। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में हम लोग को क्या सीखने को मिलता है? मूवमेंट इन वाटर इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो वाटर का जो मूवमेंट है वो किस तरह किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। फाइन, सो जाइलम ऐसा वास्कुलर बंडल है which is responsible for movement of water in the plant body. So movement of water in plants ये किसकी मदद से होता है? ये जाइलम की मदद से किया जाता है। ये एक वास्कुलर टिश्यू है। हम लोगों ने ऑलरेडी 9th सेट में इसके बारे में सीख चुके हैं। हम लोग देखेंगे कि फंक्शन, इसका फंक्शनैलिटी कैसे होता है, मतलब किस तरह एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इट टेक्स प्लेस थ्रू द जाइलम एंड सॉइल में से कैसे उसको लिया जाता है, वो सभी चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर देखेंगे। Second point about here is xylem is a plant complex permanent tissue which contains, हम लोग को पता है कि complex permanent tissue ऐसे टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, बट उनका काम एक ही होता है। तो इनके अंदर कौन से सेल्स होते हैं? एक तो जाइलम फाइबर होता है, दूसरा जाइलम पैरेन्काइमा, तीसरा है जाइलम वेसल एंड चौथा है ट्रैकियड्स। ये सभी चीज उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल एंड ट्रैकियड, ये चार चीज मेजर कंपोनेंट है जो जाइलम जिससे बना हुआ है। ये सभी सेल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट इज नॉट एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है, या तो फिर प्लांट क्या बोलते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसको किधर ढूंढने के लिए जाते हैं, या कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं जिससे लोगों को पानी मिल सके। ऐसा कुछ नहीं किया जाता होता है। यहाँ पे क्या होगा पता है? सिंपली रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स विल बी मूविंग इनसाइड द रूट। और ये भी किसकी मदद से किया जाता है? डिफ्यूजन की वजह से। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि डिफ्यूजन में क्या होता है। डिफ्यूजन के अंदर पार्टिकल्स के रैंडम मूवमेंट होते हैं, और ये रैंडम मूवमेंट की वजह से कभी कभी पार्टिकल्स जो है वो सेल के अंदर चले जाता है। अगर वो सेल का वो पार्ट सेमी परमेएबल है तो पार्टिकल सेल के अंदर चले जाएगा। तो इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। इस चीज की वजह से
क्योंकि यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन की मदद से पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है, यहाँ पे कोई भी एटीपी की जरूरत नहीं होती है। ध्यान में रखना कि जो जो प्रोसेस एक्टिव नहीं है वो कौन सा प्रोसेस होता है, पैसिव प्रोसेस होता है। So movement of water in plant is a passive process which doesn't requires any ATP molecule. कोई भी ATP molecule उसको नहीं लगता है। मतलब अगर प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इट डजंट रिक्वायर्स एनर्जी, उसको एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, वो सिंपल कंसंट्रेशन के डिफरेंसेस की वजह से ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, देखो, इन द रूट लेवल इट इज अचीव बाय सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अगर आप लोग रूट के लेवल पे देखोगे तो ये कैसे किया जाता है, सिंपल डिफ्यूजन मेथड से किया जाता है, या तो फिर हम लोग इसको ऑस्मोसिस भी कहते हैं। हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा ये करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या बोले हैं, दिस क्रिएट्स अ पुश फोर्स ऑन वाटर मॉलिक्यूल एंड इज रिफर्ड एज रूट प्रेशर। अब ये डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस जो भी हो रहा है, इस चीज की वजह से रूट के अंदर जो पानी जाता है उसके अंदर एक पुश फोर्स क्रिएट होता है। मतलब रूट के बाहर का पानी रूट के अंदर के पानी को क्या करेगा, पुश कर देता है। तो ये जो पुश फोर्स होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहता है, जिसकी वजह से जो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, एक वाटर मॉलिक्यूल उसके सामने वाले वाटर मॉलिक्यूल को पुश करते रहेगा, तो इसी वजह से एक पूरा पाइपलाइन या पूरा लाइन होता है वाटर मॉलिक्यूल के, जिसकी वजह से पानी आगे जा पाता है। एक इमेज हम लोग उससे उसकी मदद से देखेंगे कि किस तरह वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये इमेज यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, तो इसके अंदर ये देखो, ये वाला जो रीजन है ये हम लोग का रूट वाला रीजन हो जाता है, ठीक है। ये रूट का हेयर है, रूट के बाल है, और उसके बाहर हम लोग के पास ये सॉइल है, और सॉइल में वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, बराबर। तो इफ यू कंपेयर द कंसेंट्रेशन लेवल, वाटर के मॉलिक्यूल्स आर मोर आउटसाइड द रूट एज कंपेयर टू इनसाइड द रूट। बाहर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है। इस चीज की वजह से हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन, और इस केस में ऑस्मोसिस, क्योंकि यहाँ पे पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एंड सोचो फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल अंदर आ चुका है, तो अभी इसको कौन पुश करेगा, उसके पीछे का मॉलिक्यूल पुश करेगा, और उसको कौन पुश करेगा, उसके पीछे के मॉलिक्यूल पुश करेगा। ऐसे पुश करते 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 क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं और ऊपर 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 जाते रहते हैं। तो प्लांट कहाँ पे, ऊपर की तरफ है, ये रूट है, ये रूट हो गया, तो प्लांट कहाँ पे रहेगा, ऊपर की तरफ। तो ऐसे ही पुश करते 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 जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ पे रहेंगे, ऊपर जाते हैं। इस तरह डिफ्यूजन यहाँ पे काम करता है या ऑस्मोसिस काम करता है। अगर आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया तो आप लोग एक और इमेज की मदद से यहाँ पे समझ सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखोगे तो ये सॉइल पार्टिकल्स हो जाता है, ये रूट का हेयर है, और ये हम लोग के पास अलग अलग सेल के लेयर्स है जो हमारे रूट के अंदर होता है। तो यहाँ पे देखो सेल्स इनसाइड द रूट। तो रूट हेयर सबसे पहले क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ये एब्जॉर्ब कर करके इसको एक एक सेल के लेयर के अंदर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, और लास्टली रूट का जो एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर है वो कहाँ पे एंटर करेगा, जाइलम वेसल के अंदर एंटर करेगा। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जाइलम वेसल के अंदर से क्या क्या जाएगा, पानी चले जाएगा, और ऐसे इस टनल के अंदर से होकर वो पूरे प्लांट के बॉडी पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये यहाँ पे जो पुश फोर्स है, ये पुश फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, रूट प्रेशर कहेंगे। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया है, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम लोग का यहाँ पे ये टॉपिक हो गया है, हम लोग दूसरा भी सीखेंगे, ट्रांसपिरेशन हम लोग का बाकी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। कुछ डाउट है तो पूछो, इस स्लाइड में आप लोगों को कुछ नहीं समझा तो। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो, तो मैं आप लोग के डाउट को क्लियर कर दूंगा। अगर अभी भी सब लोग को मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके डाल दो, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरी आवाज आ रही है। ओके फाइन, तो यहाँ पे मेजोरिटी लोगों को मेरी आवाज आ रही है। हम लोग कंटिन्यू करते आगे। किसी ने कुछ डाउट पूछा नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहता है आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दो,
तो मैं आपके डाउट को क्लियर करके रख देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे अभी हम लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूड है। क्या होता है पता है, अगर हम लोग स्मॉल प्लांट्स को देखेंगे तो रूट प्रेशर काफी है। किस चीज के लिए काफी? पूरे प्लांट में पानी को पहुंचाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने ग्रास देख लिया, इफ यू टॉक अबाउट ग्रास, श्रब्स और हर्ब्स, हम लोग छोटे प्लांट्स तक देख लेते हैं, तो वहां सिर्फ रूट प्रेशर काफी है पानी को पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाने के लिए। बट इफ यू टॉक अबाउट लॉन्गर प्लांट्स और टॉलर प्लांट्स लाइक कोकोनट ट्री और डेट पाम और बानियन ट्री और पीपल ट्री, तो ये सभी ट्री जो होते हैं वो बहुत लंबे और बहुत बड़े होते हैं। तो इतने लंबे और इतने बड़े पेड़ों के लिए, जो ट्रीज होते हैं, इनके लिए रूट प्रेशर काफी नहीं है पानी को नीचे से ऊपर तक पहुंचाने के लिए। इस चीज की वजह से यहाँ पे एक और फोर्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। और ये किसकी मदद से किया जाता है? ट्रांसपिरेशन की वजह से करते हैं। देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है कि हालांकि रूट प्रेशर, ऑल्दो रूट प्रेशर इज एक्सर्टेड इन ऑन वाटर मॉलिक्यूल्स absorbed in root and push upward, this force is not sufficient enough to transport water at higher level। मतलब क्या कि रूट प्रेशर की मदद से वाटर मॉलिक्यूल को पुश तो किया जाता है रूट के अंदर से और ऊपर उसको प्लांट के ऊपर लेके आया जाता है, बट ये फोर्स लंबे पेड़ों के लिए या बड़े पेड़ों के लिए काफी नहीं होता है। फाइन, मूविंग ऑन। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक नया प्रोसेस आता है जिसका बारे हम यहाँ पे देखेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज रिफर्ड एज द लॉस ऑफ वाटर बाय लीव्स थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इट इज लॉस ऑफ वाटर बाय लीव्स थ्रू स्टोमेटा। सो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था दैट स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। लीव्स के सर्फेस के ऊपर छोटे छोटे ओपनिंग्स होता है। तो ये ओपनिंग से जब वाटर का लॉस होता है वेपराइजेशन की वजह से, वेपर की वजह से, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। बट ये ट्रांसपिरेशन होने की वजह से जब वहां पर वेपर की वजह से पानी निकल जाता है तो लीव के अंदर एक पार्शियल वैक्यूम बन जाता है जो एक सक्शन या क्या बोलते हैं, पुल फोर्स क्रिएट करता है। ये सक्शन या पुल फोर्स हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं। आगे देखो यहाँ पे, दिस क्रिएट्स अ पार्शियल वैक्यूम इन द लीफ पोर्स and this creates a pull force in leaves on the water absorbed by the root। मतलब क्या हो रहा है कि टॉल प्लांट्स के अंदर या ह्यूज प्लांट्स के अंदर क्या होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो फोर्सेस साथ में काम करते हैं। कौन से दो फोर्स? पहला होगा रूट प्रेशर और दूसरा क्या होगा? ट्रांसपिरेशनल पुल। जब तक ये दोनों फोर्स साथ में काम नहीं करेंगे तब तक हायर लेवल या प्लांट के हायर पार्ट्स में पानी नहीं पहुंच सकता है। एक चीज और याद रखना, that the total amount of water absorbed by plant, out of that only 10% of water is used for its life processes, the other 90% is vaporized in the form of vapor। ये पूरा ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस हो जाता है। मतलब अगर सोचो फॉर एग्जांपल एक प्लांट 1 लीटर पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है इन अ गिवन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो 1 लीटर पानी में सिर्फ 100 ml 100 ml वाटर जो है वो खुद के लिए यूज करने वाला है और 900 ml जो वाटर है वो पूरा वेपराइज होने वाला है ट्रांसपिरेशन की मदद से। अब आप बोलोगे सर ये तो वेस्ट है, बट अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखोगे तो ये कंप्लीट वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि यही प्रोसेस की वजह से वेपर्स का क्वांटिटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट भी मैटर करता है। तो इसका इफेक्ट क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। हम लोगों ने ऑलरेडी ये सीखा था 8th स्टैंडर्ड में और 7th स्टैंडर्ड में भी, दैट कटिंग ऑफ ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू क्लाइमेटिकल चेंजेस। यही रीजन है कि क्लाइमेटिकल जो कंडीशंस है वो क्यों चेंज होता है, क्योंकि अगर ऐसे करने से अगर हम लोगों ने ट्रीज को डिफॉरेस्ट कर दिया, अगर फॉरेस्ट को हम लोगों ने काट दिए तो ट्रीज कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड के अंदर का जो पानी है जो डायरेक्ट सन के या सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। और अगर प्लांट्स रहते हैं तो उसका रूट उसे एब्जॉर्ब करके ट्रांसपिरेशन की मदद से उसको वेपराइज कर देता है। एंड दैट इज व्हाई ट्रांसपिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस एक और चीज है कि कई बार गांव में ऐसे लोग कहते हैं कि गर्मियों के टाइम में अगर पेड़ के नीचे बैठते हैं तो ठंडक महसूस होती है। ये ठंडक भी किस चीज की वजह से होती है? इन्हीं वेपर्स के निकलने की वजह से होती है, क्योंकि जब ये वेपर्स निकलते हैं तो प्लांट के आजू बाजू का जो रीजन है, जो एरिया है, वो ठंडा हो जाता है।
जिस वजह से जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का या जो सराउंडिंग है प्लांट के आजू बाजू का वो रिलेटिवली ठंडा हो जाता है। तो ये सभी चीज पॉजिटिव एस्पेक्ट है ट्रांसपिरेशन के। अगर हम लोग देखेंगे तो 3 चीज हम लोग बोल सकते हैं ये ट्रांसपिरेशन बहुत अच्छा काम करता है। पहला तो वाटर को टॉल प्लांट्स का में पहुंचाता है ऊपर। दूसरा हमने ये देखा है कि वो क्लाइमेटिकल पैटर्न्स को चेंज कर सकता है। और तीसरा ये है कि वो सराउंडिंग को कूल भी रख सकता है। तो ये 3 चीज ट्रांसपिरेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल चीज होती है। आगे बढ़ते अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट में क्या समझने को मिलता है, देखो hence water tends to move on taller plant। ये taller plant के अंदर वाटर कब जा पाता है, जब दोनों फोर्सेस साथ में काम करते हैं। कौन से दोनों फोर्सेस साथ में काम करेंगे, एक रूट प्रेशर वाला भी होगा और एक ट्रांसपिरेशनल पुल भी हो जाएगा। आज का लास्ट टॉपिक अभी हम लोग देखते हैं। अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालो, नहीं अगर कुछ डाउट है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फाइन, कमेंट सेक्शन में अभी तक किसी ने कुछ भी डाउट पूछा नहीं है। मुझे लगता है कि किसी को डाउट नहीं है। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के रखो, मैं जैसे देखूंगा वैसे आप लोगों का डाउट को क्लियर करता हूँ। हम लोग स्लाइड में आगे बढ़ते हैं अभी। तो नेक्स्ट जो हम लोग के पास टॉपिक है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स इन प्लांट। ये आज का हम लोग का लास्ट का टॉपिक रहेगा। अगर हम लोग ये सीख ले तो हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स पूरा कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहला हम लोग पार्ट देखते हैं, द सुक्रोज which is the product of photosynthesis is formed in the leaf। हम लोग को ये पता है कि ग्लूकोज से बाद में क्या बनता है, स्टार्च बनता है, वो सुक्रोज में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये कहाँ पे बनता है, ये लीव्स के अंदर बनता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस वहां पे ही पूरा कंप्लीट होता है। बराबर, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रीजन जो हो गया है, ये रीजन हम लोग कौन सा है, लीफ का पार्ट हो जाता है। फाइन, तो सुक्रोज यहाँ पे है। फाइन, अभी हम लोग को यहाँ पे ग्लूकोज को इस्तेमाल करना नहीं है, सुक्रोज को इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्टार्च है या जो शुगर्स है इसको हम लोग को स्टोर्ड फॉर्म में रखना है। बट लीफ के अंदर ऐसा हम लोग के पास स्टोरेज का कोई प्लेसेस नहीं रहता है, तो इसको दूसरे पार्ट में पहुंचाना होता है। उसको दूसरे पार्ट में हम लोग को पहुंचाना होता है। तो ये हम लोग कैसे पहुंचाएंगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बट दीज फूड मटेरियल आर टू बी स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अलग अलग प्लांट अलग अलग जगह पे अपने स्टोर्ड फूड को स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जांपल पोटैटो अपने ट्यूबरस रूट के अंदर स्टोर करके रख देता है। और अगर आप लोग शुगर केन देखोगे तो ये रूट के अंदर या रूट के नोड्स के अंदर स्टोर करके रख देता है। अगर आप लोग फ्रूशियस प्लांट देखोगे, ऐसे प्लांट जिसके अंदर फ्रूट्स होते हैं, उगते हैं, तो वहां पे फ्रूट्स के अंदर सभी चीज को स्टोर किया जाता है। तो अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। वो लोग अलग अलग जगह पे अपने फूड मटेरियल्स को स्टोर करके रखते हैं। तो लीव से उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पे पहुंचाना होता है। नेक्स्ट में देखेंगे, हेंस दे आर मूव फ्रॉम अ रीजन टू अनदर। इस वजह से उसको लीव से दूसरे पार्ट में पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग के पास दो पार्ट हो जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ पे वो फूड का सोर्स है या फूड जहाँ पे बन रहा है वो पार्ट हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स। तो हमारे केस में ये रीजन जो आप लोग को दिख रहा है, ये लीफ जो है वो सोर्स हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो पार्टिकल बनने वाला है। और ऐसी जगह जहाँ पे उसको पहुंचाना है वो क्या बन जाएगा, सिंक। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये फूड मटेरियल्स को रूट में स्टोर करें तो रूट क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। ये चीज वाइस वर्सा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर शुगर केन की हम लोग बात करते हैं तो समर टाइम में वो सुक्रोज बनाता है, बहुत सारा सुक्रोज बनाता है। और वो सुक्रोज को कहाँ पे पहुंचाता है, स्टेम में उसको स्टोर करके रखेगा। स्टेम रूट में उसको स्टोर करके रखेगा। तो यहाँ पे जो सुक्रोज बन कहाँ पे रहा है, लीफ में, और जा कहाँ पे रहा है, वो रूट में जा रहा है। तो सोर्स क्या हो गया, लीफ, और सिंक क्या हो गया, रूट हो गया। बट अगर हम लोग ठंडी के टाइम में देखेंगे, जब धूप कम रहेगी, तो उस वक्त में धूप कम होने की वजह से, सनलाइट कम होने की वजह से फोटोसिंथेसिस कम होता है। तो ऐसे टाइम में शुगर केन क्या करता है, अपने स्टोर्ड एनर्जी को यूज करता है जिंदा रहने के लिए। तो स्टोर्ड एनर्जी कहाँ पे है, वो रूट में है। तो रूट से वापस कहाँ पे पहुंचाना होता है, उसको लीफ में पहुंचाना होता है, ताकि उसको ब्रेक डाउन करके लीफ के जो टिश्यूज है, लीफ के जो सेल्स है, वो एनर्जी को यूज कर सके। तो ठंडी के टाइम में क्या होगा, जो सुक्रोज मॉलिक्यूल जो रूट के अंदर है वो कहाँ पे जाएगा, लीफ के अंदर जाएगा। तो ऐसे केस में रूट क्या बन जाएगा, सोर्स,
और लीफ क्या बन जाएगा, सिंक। तो अलग अलग कंडीशन में सोर्स और सिंक चेंज होते रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि प्लांट फूड को बनाकर स्टोर कर रहा है या स्टोर किया वो फूड को यूज कर रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मूवमेंट ऑफ फूड इन प्लांट इज एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है। एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए यहाँ पे एटीपी का इस्तेमाल होता है। जब तक एटीपी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा तब तक मॉलिक्यूल ऑफ फूड विल नॉट बी मूविंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, वो एडजेसेंट सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। इस चीज की वजह से फूड का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, एक्टिव होता है, और यहाँ पे एटीपी कंज्यूम किया जाता है, और इसी वजह से यहाँ पे रैदर ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्लांट स्टोर्स देयर फूड इन वेरियस लोकेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लांट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। प्लांट जो है अपने फूड को अलग अलग लोकेशन में स्टोर करके रखता है। ये पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्लांट कौन से टाइप का है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं और इसको कहाँ पे स्टोर करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जाइलम है, राइट। तो जाइलम का काम क्या है, ये पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा। इसमें से कुछ पानी जो है वो कहाँ पे जाता है, फ्लोएम में जाता है। फाइन, यहाँ पे पानी कहाँ पे जाएगा, फ्लोएम में जाता है, जिसके अंदर ये शुगर मॉलिक्यूल्स मिक्स होने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे ये साइड में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, लीफ के सेल्स है। लीफ के सेल्स क्या करेंगे, सुक्रोज को बनाते हैं, और यहाँ पे ये जो एरोस दिख रहे हैं यहाँ पे एटीपी का इस्तेमाल होके ये लीफ के सेल से कंपेनियन सेल में जाएगा जो उसके बाजू में होता है। बिना बिना एटीपी के ये यहाँ पे जा नहीं सकते। उसी तरह कंपेनियन सेल से फ्लोएम में जाने के लिए भी उसको एटीपी की जरूरत होती है। तो इस तरह जो सुक्रोज है वो एटीपी की मदद से एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, और लास्ट ही कहाँ पे पहुंचेगा, वो फ्लोएम के अंदर पहुंचता है। फ्लोएम के अंदर वो जाइलम से आए हुए पानी के साथ मिक्स होगा, और फिर बाद में वो नीचे जाकर कहाँ पे जाएगा, रूट के बाजू वाले कंपेनियन सेल के पास जाएगा। अगेन यहाँ पे एटीपी इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर ये कंपेनियन सेल से कहाँ पे जाएगा, सिंक या तो फिर रूट के सेल के अंदर जाएगा। अगेन ये किसकी मदद से होता है, एटीपी की मदद से होता है। तो ये जो हम लोग ने पूरा जो प्रोसेस सीखा है, ये प्रोसेस हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। मैं वापस रिपीट करता हूँ, अगर वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन, और अगर फूड मॉलिक्यूल को करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन कहेंगे। आई गेस आप लोग सभी लोग को ये सब चीज समझा अच्छे तरीके से। हम लोग का आज का ये लेक्चर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को डाल सकते हो ताकि मैं आप लोग के क्वेश्चन को क्लियर कर सकूं। और जिसको सब कुछ समझ गया है वो लोग बस कमेंट सेक्शन में यस करके डाल सकते हो ताकि मुझे समझ जाए कि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ चुका है। किसी को और कुछ डाउट या कंफ्यूजन हो लोग मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी डाउट या कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। हम लोग कल ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे और शायद संडे तक हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से हम लोग नया लेसन चालू करेंगे। जिसको सब चीज समझा है और अभी तक कमेंट सेक्शन में गेस डाला नहीं, वो लोग फटाफट डाल दो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको सब चीज समझ चुका है। फाइन, सो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को मेरा पूरा ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ चुका है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट या कंफ्यूजन है तो लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हो। मैं इस वीडियो का रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब में डालने वाला हूँ, जैसा आज मैंने लास्ट सेशन का डाला था उसी तरह इस सेशन का भी यूट्यूब में मैं वीडियो डाल दूंगा, तो आप लोग उसको कभी भी रिफर कर सकते हो। होप्स आप लोगों को सब चीज अच्छे तरीके से समझा हो। हम लोग ऐसे ही लेक्चर्स करते रहेंगे और हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका मैक्सिमम पोर्शन को कवर अप कर सके। ऐसे ही आप लोग हमारे लेक्चर्स को अटेंड करते रहो ताकि आप लोगों का हर एक लेसन का कंसेप्ट क्लियर होते जाए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।